दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सरस्वत एकेडमी। अब आज हम यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे, पहले उसकी बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ बेंडिंग ऑफ बीम्स या दंडों में बंकन के अनुप्रयोग। तो ये इलास्टिसिटी का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे। तो बिना किसी देरी के मूव करते हैं हम आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो आज के हमारे टॉपिक के अंदर हम जो मेनली दो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है, फर्स्ट हमारा है बीम सपोर्टेड एट इट्स एंड्स एंड लोडेड इन द मिडल। अब बीम हमने डिस्कस की है, बेंडिंग ऑफ बीम भी हमने ली है, एंड कैंटिलीवर क्या था वो भी हमने डिस्कस किया था। अब अगर कोई बीम दोनों साइड से हमारी क्या है, सपोर्टेड टिकी हुई है, और मिडल से हमने लोड किया है, मिडल में हमने वेट लटकाया है, तो क्या होगा वो हमको डिस्कस करना है। एंड आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ बेंडिंग ऑफ बीम। अब बेंडिंग ऑफ बीम हमने डिस्कस किया है, उसकी क्या एप्लीकेशन है वो हम यहां पर लेंगे। सो बीम सपोर्टेड एट इट्स एंड्स एंड लोडेड इन द मिडल, किनारों से टिकी तथा मध्य से भारित दंड। अब हमारे पास में एक बीम है, वो बीम क्या है, दोनों एंड पॉइंट से टिकी हुई है, वहां पर हमने आधार लगा रखा है जिसके ऊपर वो टिकी हुई है, और बीच में हमने लोड लगाया है, बीच में हमने भार लगाया है। तो बीम हमारी क्या है, दोनों साइड से सपोर्ट है और मिडल से हमारी लोड है। अब यहां पर हमने एक बीम दिखाई है, ये हमारी बीम है। एक्चुअल में ये हमारी हॉरिजॉन्टल बीम थी, बीम इस शेप में थी। यहां पर हमने सपोर्ट और यहां पर भी सपोर्ट दिया है, और यहां पर हमने वेट लटकाया है। अब जैसे ही आप ऐसे करोगे ये क्या हो जाएगा, बीम हमारी क्या होगी, ये इस टाइप से हो जाएगी। तो नीचे से पर बीच में से क्या हो जाएगी, नीचे झुक जाएगी, जबकि ये जो पोर्शन है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रहेंगे। तो ये हमारी बीम है जिसकी लेंथ एल है, ए और बी हमारे सपोर्ट है जहां पर हमने बीम को टिका रखा है, एंड बीच में जो आपका पॉइंट ओ है, यहां से हमने वेट लटकाया डब्ल्यू। अब एक्चुअल में इस बीम को हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो बीम है इसको हम एक बीम ये मान लेते हैं और एक बीम हम ये मान लेते हैं। तो ओ हमारा पॉइंट हो गया, और इस ओ पॉइंट से अगर हम देखें तो बीम के ऊपर की तरफ उठी हुई है। अब एक्चुअल में वेट आपने डब्ल्यू सेंटर में लगाया है, तो आपके जो दोनों एंड पॉइंट्स है यहां पर रिएक्शनरी फोर्स या प्रतिक्रिया बल लगेगा, तो यहां पर भी W/2 और यहां पर भी W/2। तो हम क्या मानते हैं, एक बीम मान लेते हैं, और ये जो हमारी बीम है, कैंटिलीवर है, वो इन्वर्टेड है, उल्टी है। तो यहां पर आपका वेट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ वेट क्या है, W/2, और यहां से हमने इसको आधार से टच कर दिया है, यहां पर हमने सपोर्ट दे दिया है। अब ये हमारा डायग्राम हो गया, तो ये तो हमारा सपोर्ट हो गया, और ये जो बीम है इसकी लेंथ क्या देगी, L/2, क्योंकि टोटल लेंथ L थी, तो ये L/2 और ये भी L/2, तो L/2। अब पॉइंट बी जो होगा, यहां पर आपका मैक्सिमम डिप्रेशन होगा, और ये जो डिप्रेशन होगा ये एक्चुअली ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ हम अनुमान मान लेते हैं। नाउ अब हमने क्या किया है, कोई भी एक पॉइंट पी ले लिया है। अभी तक तो हमने कैंटिलीवर डिस्कस की थी, उसमें पॉइंट पी कंसिडर कर रहे थे, और इसके जो कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई थे, यहां पर भी सेम है। पॉइंट पी हमने लिया है, इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या एक्स वाई, इसका मतलब ये डिस्टेंस तो आपकी एक्स, और ये जो आपका ऊपर की तरफ उठा हुआ पोर्शन है ये हमारा क्या वाई है। क्लियर है। अब ये हमारा एक्स और ये L/2। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट पी के अलोंग हम मोमेंट निकालेंगे, बंकन आघूर्ण निकालेंगे इक्विलिब्रियम में। तो हमने जो कैंटिलीवर में डिस्कस किया था उस इक्वेशन को हम यहां पर काम में ले लेते हैं। सो मोमेंट ऑफ कैंटिलीवर OB अलोंग P, तो P के सापेक्ष हम क्या करेंगे, OB जो हमारा कैंटिलीवर है जिसकी लेंथ L/2 है, उसका क्या निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, बंकन आघूर्ण निकालेंगे। तो मोमेंट ऑफ कैंटिलीवर OB कहां निकालोगे, अबाउट P, अबाउट P।
तो P के परितः कैंटिलीवर OB का आघूर्ण। अब आघूर्ण हमने लास्ट लेक्चर में भी लिया था, उसी को हम यहां पर ले रहे हैं। तो YIG/R इज इक्वल टू, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो W इंटू PB, PB मतलब ये आपका, क्लियर है। अब एक्चुअल में W हमारा वेट होता है, अब यहां पर वेट आपका केवल W/2 रह गया है, तो आपने पॉइंट B पर W/2 लोड लगाया है, तो W की जगह मैं W/2 लगा देता हूं। और PB का मतलब क्या हो गया, PB हमारा हो गया L/2 माइनस एक्स, तो ये हो गया YIG एंड 1/R हमारा क्या था, 1/R हमारा था d2y/dx2, और R हमने किसको बोला था, R हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर था या वक्रता त्रिज्या थी। तो YIG d2y/dx2 इज इक्वल टू W/2 इंटू L/2 माइनस एक्स, क्लियर है। अब आप क्या करोगे, आप इंटीग्रेशन करोगे, देन dy/dx आ जाएगा, फर्दर इंटीग्रेशन करोगे और y की वैल्यू निकालोगे, और y एक्चुअल में क्या होगा, पॉइंट P पर जो आपका डिप्रेशन है, डिप्रेशन का कहां है, ऊपर की तरफ है यहां पर, क्योंकि यहां पर हमने इन्वर्टेड कैंटिलीवर मान लिया है, उल्टी हमने कैंटिलीवर मान ली है। नाउ इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो बाय इंटीग्रेटिंग इट, समाकलन करने पर, तो समाकलन कर दो, तो YIG dy/dx इज इक्वल टू W/2 L/2x माइनस x²/2 एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 लगा दिया। अब हम कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन क्या लगाएंगे, एट पॉइंट O पर क्या है, x आपका 0 है, और x 0 है तो आपका dy/dx भी 0 है। So at point O x 0 dy/dx 0। अब हम यहां पर अगर x को 0 करें और dy/dx को भी 0 करें, तो C1 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो C1 इक्वल टू 0, तो C1 0, इसका मतलब इक्वेशन हमको क्या मिल गई, YIG dy/dx इज इक्वल टू W/2 L/2x माइनस x²/2, ये हमको इक्वेशन मिल गई। अब आप क्या करोगे, वापस इसका इंटीग्रेशन करोगे, जिससे dy/dx भी हमारा y में चेंज हो जाए, क्योंकि आपको क्या निकालना है, डिप्रेशन निकालना है पॉइंट B पर, तो B पर कितना अवनमन होगा वो हमको निकालना है। एक्चुअल में इन्वर्टेड डिप्रेशन है, ऊपर की तरफ या उल्टा अवनमन है। सो अगेन इंटीग्रेटिंग, अगेन बाय इंटीग्रेशन, अगेन बाय इंटीग्रेटिंग इट, पुनः इस समीकरण का समाकलन करने पर, तो YIG y इज इक्वल टू W/2 L/2 ऑलरेडी था, x का हो गया x²/2 एंड x² का हो जाएगा x³ और नीचे क्या है 2 ऑलरेडी है, तो 6 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2, ये आ गया। अब वापस कंडीशन लगा दो, तो एट O x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, तो जैसे आपने x को 0 और y को 0 इस इक्वेशन में किया, तो C2 इक्वल टू 0। अब C2 इक्वल टू 0 हम यहां पर रख देते हैं, तो इक्वेशन क्या हो गई, YIG इंटू y इज इक्वल टू W/2 Lx²/4 माइनस x³/6, ये हमको इक्वेशन मिल गई। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करते हैं, मैक्सिमम डिप्रेशन की बात करते हैं, जो कि पॉइंट B पर होगा, तो y को हम डेल्टा मान लेंगे कि y हमारे मैक्सिमम होगा, जिसको हम डेल्टा बोलते हैं, और x क्या होगा, x हम इसके अंदर लें, तो पॉइंट B पर x क्या हो जाएगा, L/2। सो एट B या एट
x इक्वल टू L बाई 2, y इक्वल टू y मैक्सिमम इज इक्वल टू डेल्टा। अब रख दो यहां पर, तो ये इक्वेशन क्या हो गई, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू वाई आई जी को मैं नीचे ले जाता हूं, तो W बाई 2 वाई आई जी L बाई 4, x की जगह आप क्या रख रहे हो, L बाई 2, x की जगह L बाई 2 रख दो, L बाई 4 था ये हो गया L स्क्वायर बाई 4 माइनस, यहां पर भी x की जगह L बाई 2 रखोगे तो L क्यूब डिवाइडेड बाय, जब आपने 2 रखा तो 2 का क्यूब होता है 8 और 6 ऑलरेडी है, तो हो गया 48, ये आ गया। नाउ ये क्या हो जाएगा, तो डेल्टा इज इक्वल टू W बाई 2 वाई आई जी L क्यूब बाई L क्यूब अपॉन 16, मैंने एलसीएम ले लिया, सॉरी बाहर ले लिया, ये बच गया 1 माइनस 1 बाई 3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, 3 एलसीएम ले लिया तो 3 माइनस 1 दैट इज 2 बाई 3, तो 2 बाई 3 आ गया। तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू WL क्यूब डिवाइडेड बाई 2 वाई आई जी इंटू 16 इंटू 2 बाई 3, कैंसिल करो, ये 2 और ये हो गया 8, ऑलरेडी 2 हम कैंसिल कर सकते थे, ठीक है, गया 8 2 16 3 48, तो डेल्टा यहां पर मिल जाएगा, तो डेल्टा इज इक्वल टू WL क्यूब डिवाइडेड बाय 48 वाई आई जी। तो डेल्टा की वैल्यू इन्वर्टेड कैंटिलीवर के केस में, या फिर आपकी ऐसी बीम जो कि साइड से आपकी सपोर्टेड है, दोनों फ्री एंड से सपोर्टेड है और बीच में हमने क्या लोड लगाया, बाहर लगाया है, तो उसके लिए डेल्टा की वैल्यू हमारी ही आ जाएगी। अब रेक्टेंगुलर कैंटिलीवर है या रेक्टेंगुलर बीम है या फिर सर्कुलर बीम है, उसके अकॉर्डिंग हमारे आईजी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो फॉर रेक्टेंगुलर बीम, फॉर रेक्टेंगुलर बीम, कैसी बीम आपने लिए, आपने लिए रेक्टेंगुलर बीम या आयताकार दंड के लिए, आयताकार दंड के लिए अब रेक्टेंगुलर बीम आप ले रहे हो, तो रेक्टेंगुलर के केस में आईजी क्या आता है, BD क्यूब बाई 12 ये होता है, तो आईजी की वैल्यू आप BD क्यूब बाई 12 रख दो, और डेल्टा हमारा क्या था, डेल्टा था WL क्यूब अपॉन 48 वाई आई जी, WL क्यूब अपॉन 48 वाई आई जी, और आईजी की जगह आप अगर ये रखोगे तो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू WL क्यूब डिवाइडेड बाय 48 वाई, और आईजी की जगह आ गया BD क्यूब बाई 12, कैंसिल कर देते हैं, 12 4 जा 48, तो डेल्टा हमारा हो गया WL क्यूब डिवाइडेड बाय 4y BD क्यूब। तो हमको डेल्टा की वैल्यू रेक्टेंगुलर बीम के केस में ये मिल जाएगी जब बीम आपकी दोनों एंड से सपोर्टेड है और बीच से हमारी लोडेड है, तो डेल्टा हमारा आ गया WL क्यूब डिवाइडेड बाय 4y BD क्यूब। अब हम सेकंड केस ले लेते हैं, फॉर सर्कुलर बीम, कौन सी बीम हो गई, वृत्ताकार बीम के लिए, वृत्ताकार दंड के लिए। अब सर्कुलर के लिए आपका क्या है, आईजी हमारा था पाई r⁴ अपॉन 4, ये हमारा आईजी था, तो आपको आईजी की जगह पाई r⁴ रखना है यहां पर, तो डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू WL क्यूब डिवाइडेड बाय 48y, और आईजी की जगह रख दो पाई r⁴ डिवाइडेड बाय 4, अब कैंसिल करते हैं, ये 4 और ये हो गया 12, इसका मतलब डेल्टा हमको मिल जाएगा
सो डेल्टा इज इक्वल टू WL³ डिवाइडेड बाय 48y पाई r⁴। तो डेल्टा की वैल्यू यहां पर हमको WL³ डिवाइडेड बाय 12y पाई r⁴ मिल जाएगी। नाउ एप्लीकेशन ऑफ बेंडिंग ऑफ बीम या दंडों में बंकन के अनुप्रयोग। अब बेंडिंग ऑफ बीम हमने ले ली है, अब इसकी एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारी क्या है? इन गर्डर्स ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन द लॉन्गर साइड इज यूज्ड एज डेप्थ। अब हमारे पास में गर्डर है, और गर्डर क्या है? रेक्टेंगुलर शेप का है। तो ये हमारा कोई गर्डर है। अब हम क्या बोल रहे हैं? इन गर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन द लॉन्गर साइड इज यूज्ड एज डेप्थ। तो आयताकार परिच्छेद वाले गर्डर में अधिक लंबाई वाली भुजाओं को गहरे के रूप में नहीं, गहराई के रूप में, इसको सही कर दो, गहराई के रूप में प्रयुक्त करते हैं। अब अगर आपके पास में गर्डर है, वो क्या है? रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का है, तो उसमें जो अधिक लंबाई वाली जो भुजा है, जो साइड है, उसको हम क्या करेंगे? गहराई के रूप में काम में लेंगे। कैसे? अब हमने गर्डर पूरी स्टडी की है, या बीम को हमने स्टडी किया था, और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन वाले के लिए डिप्रेशन हमने निकाला था। तो डिप्रेशन फॉर रेक्टेंगुलर गर्डर, आयताकार गर्डर के लिए अवनमन, आयताकार गर्डर के लिए अवनमन डिप्रेशन क्या था? वो हमारा था डेल्टा इज इक्वल टू 4WL³ डिवाइडेड बाय YBD³। ये हमारा फॉर्मूला था। अब 4 कांस्टेंट, W कांस्टेंट, Y कांस्टेंट। Y क्या? यंग्स मॉडुलस, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, जो कि गर्डर के मटेरियल पर डिपेंड करेगा। वेट आपने कितना लगाया वो भी आपका कांस्टेंट है। इट मींस क्या हुआ? डेल्टा की वैल्यू L³ डिवाइडेड बाय BD³, ये आ गया। तो डेल्टा क्या हो गया? तो डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L³, डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, एंड डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D³। अब अगर मैं L बढ़ाता हूं तो आपके डेल्टा की वैल्यू बढ़ जाती है, डिप्रेशन आपका बढ़ जाएगा। तो केवल आप B और D को बढ़ाकर डेल्टा की वैल्यू को कम कर सकते हो। अब इसमें भी अगर मैं D को देखूं तो B के कंपैरिजन में D आपका थर्ड पावर के रूप में जा रहा है। तो फॉर मिनिमम डिप्रेशन, तो फॉर मिनिमम डिप्रेशन क्या हो जाएगा? D शुड बी लार्जेस्ट। हमने क्या बोला? न्यूनतम अवनमन के लिए, न्यूनतम अवनमन के लिए D का मान न्यूनतम होना चाहिए, D का मान अधिकतम होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए, क्योंकि D आपका थर्ड पावर के फॉर्म में आ रहा है, क्यूब के फॉर्म में आ रहा है। तो अगर मैं इफ L इज टेकन एज, इफ longer side is taken as D or depth, then delta will be small, ठीक है। तो अगर सबसे लंबाई वाली भुजा है गर्डर की, उसको अगर आप डेप्थ की फॉर्म में काम में लेते हो तो आपका डेल्टा मिनिमम हो जाएगा। तो यदि सबसे अधिक लंबी भुजा को D या गहराई
के रूप में प्रयुक्त किया जाए तो क्या हो जाएगा? तो डेल्टा न्यूनतम होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं गर्डर में लॉन्गर साइड को एज ए डेप्थ काम में लेते हैं, जिससे कि हमारा डिप्रेशन या अवनमन न्यूनतम हो जाए, निगन्य हो जाए, फिर न्यूनतम हो जाए, मिनिमम हो जाए। नाउ सेकंड एप्लीकेशन हमारा है स्टील गडर्स एंड रेल्स आर जनरली मेड आई शेप्ड। स्टील के गडर तथा रेल को प्राय आई के आकार का बनाया जाता है। अब रेल का मतलब रेल की पटरी। अब रेल की पटरी को अगर हम देखें तो इस शेप की होती है। क्लियर है? इसी तरह से अगर आप गडर लोगे तो गडर को हम आई की शेप का बनाते हैं। रीजन क्या है? अब अगर आप आई की शेप का बनाते हो तो ये वाला पोर्शन आपका मोटा है, ये वाला पोर्शन भी मोटा है, जबकि ये बीच वाला पोर्शन क्या आपका पतला है। अब अगर हम गडर की बात करें, ये हमारा गडर दोनों साइड से टिका हुआ है, तो अब इसमें क्या होगा? बीच वाला तो हमारा क्या होता है न्यूट्रल, या मैं न्यूट्रल लेयर या न्यूट्रल एक्सिस, उदासीन अक्ष या उदासीन सतह। नाउ अब अगर इसमें डिप्रेशन हो रहा है, ये क्या हो रही है? बैंड हो रही है, ऐसे बैंड हो रही है। तो अब अगर बैंड होगी, या उल्टा ले लूं मैं चाहे इस टाइप से, क्या किया आपने? दोनों साइड में इसको टिका रखा है, बीच में से हमारी लोड है। अब यहां पर क्या होगा? ये न्यूट्रल एक्सिस, तो ऊपर वाली और नीचे वाली लेयर जो है, इसमें क्या होगा? मैक्सिमम चेंजेस आएगा। जो ऊपर वाली है वो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट होगी और नीचे वाली मैक्सिमम एक्सपांड होगी। तो ऊपर वाली क्या होगी? अधिकतम संकुचित होगी और नीचे वाली अधिकतम प्रसारित होगी। जबकि बीच वाली जो है उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपकी वही रहेगी। तो अब अगर हम क्या करें, क्योंकि ऊपर वाली आपकी अधिक संकुचित हो रही है और नीचे वाली अधिक प्रसारित हो रही है, अगर हम इसको ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना दे, क्योंकि इसमें ज्यादा चेंजेस आ रहा है, तो हमारा क्या होगा? गर्डर आपका इफेक्टिव रहेगा और आपका यूजफुल रहेगा। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर ये क्या हो रही है? अधिकतम आपकी परिवर्तित हो रही है। तो ऊपर वाली को आपने स्ट्रांग बना दिया, नीचे वाली को स्ट्रांग बना दिया, और बीच वाली को हमने पतला ही रखा है, जिससे हमारा मटेरियल भी बचा हुआ रहे, क्योंकि बीच वाली में ज्यादा इफेक्ट पड़ नहीं रहा है। तो आप क्या करोगे? गर्डर को आई शेप का बनाओगे, जिससे ऊपर वाला पोर्शन भी मजबूत हो जाएगा, नीचे वाला पोर्शन भी मजबूत हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, स्टील का गर्डर अगर है या रेल है तो उसको जनरली आई शेप का बनाया जाता है। So here we end our session. In today's session we have discussed about applications of bending of beam, and also we discussed about a cantilever or a beam which is supported at its end and loaded in the middle. तो यहां पर हमारा ये चैप्टर एंड हो रहा है। अगले चैप्टर हम फिर मिलेंगे। तो अगर आपको ये सारे कंटेंट फुल मोड में चाहिए तो हमारा जो ऐप है सरस्वती एकेडमी, उसको डाउनलोड कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।